बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी मोहम्मद नईम आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ स्टॉक फार्मिंग के बारे में, जिसमें हम दूध देने वाले जानवरों के इंतखाब, ख़रीद और फार्मिंग शुरू करने से पहले ज़हन में आने वाले चंद अहम सवालात का जिक्र करेंगे। मसलन फार्म बनाने के लिए हम कौन सा जानवर ख़रीदें, गाय का फार्म बनाया जाए या फिर भैंस का, या फिर गाय और भैंस दोनों का ही फार्म बनाया जाए। फार्मिंग जोड़ियों और बैड़ियों से शुरू की जाए या फिर दूध देने वाले जानवरों से। ये जानवर कहाँ से ख़रीदे जाएंगे और जानवरों की दूध की औसत पैदावार कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए कि ये काम हमें मुनाफा दे सके। ये चंद अहम सवालात हैं जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग शुरू करने से पहले हर फार्मर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो या फिर कोई भी काम, हर आदमी को अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए कि उसे क्या करना है। लेकिन लाइफ स्टॉक फार्मिंग शुरू करने से पहले जो बुनियादी मालूमात दरकार होती हैं, आज हम वो तमाम मालूमात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने दूध का कारोबार करना है यानी कि डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप गाय और भैंस दोनों का ही फार्म बनाएं। इसकी वजह क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं कि भैंस का बच्चा देने का जो बेस्ट मौसम होता है वो जुलाई और सितंबर का महीना होता है, और मार्च से जून तक यानी कि गर्मी के सख्त दिनों में अपनी ब्यानत के आखिरी महीनों में होती हैं, और इन दिनों में दूध की पैदावार कम हो जाती है। लेकिन इन दिनों में दूध की डिमांड में इजाफ़ा हो जाता है। अगर आपके पास सिर्फ भैंस ही मौजूद हो तो आप जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकेंगे। भैंसों के मुकाबले में गाय में बच्चा देने का मौसम जनवरी तक मार्च का महीना होता है, इसलिए वो मार्च से मई तक अपनी ब्यानत के अरूज पर होती हैं और इस दौरान उनकी दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा इन दिनों में गाय के दूध से आप दूध की सप्लाई बरकरार रख सकते हैं। आमतौर पर गाय की तादाद 25 से 50% रखी जाती है, लेकिन आप अपने तजर्बे और मार्केट की तलब के मुताबिक गाय और भैंस की तादाद में कमी बेशी कर सकते हैं। हमारे मुल्क में पिछले चंद सालों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक से फ्रीजियन, जर्सी या इन दोनों नस्लों के मिलाप से पैदा होने वाली दोगली नस्ल की गायों को दरामद करके डेयरी फार्म बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन जानवरों की रोज़ाना की पैदावार हमारे मकामी गांव से बहुत ज़्यादा है। इस तरह ये लोग काफ़ी मुनाफा कमा चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो फार्म है वो दूध देने वाले जानवरों से शुरू किया जाए या फिर वछियों, कटियों यानी कि वैड़ियों और चोटियों से शुरू किया जाए। तो इसका जवाब ये है कि डेयरी फार्म अगर जोटियों और वैड़ियों से शुरू किया जाए तो इसका फ़ायदा यह है कि जानवरों को ख़रीदने पर इब्तदाई लागत में कमी आती है, मगर इन जानवरों के दूध देने की सलाहियत के बारे में कोई इल्म नहीं होता। अगर ये वैड़ियाँ या जोड़ियाँ ज़्यादा दूध देने वाली निकल आएँ तो आपको मुनाफा होगा, बसूरत दीगर आपको मुआशी नुकसान होगा, क्योंकि कम पैदावारी सलाहियत के जानवर मुनाफा नहीं देते। इसके अलावा बच्चा देते वक्त भी जानवर मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इस तरह आप फार्म से मुनाफा हासिल करने में पूरे एतमाद नहीं हो सकते। इसके मुकाबले में अगर आप दूध देने वाले जानवर ख़रीदें तो उनकी इब्तदाई लागत तो ज़्यादा होती है, मगर आप जानवरों की कीमत पर पैदावार के हिसाब से अदा करते हैं, इसलिए आपको जानवर की पैदावारी सलाहियत का इल्म होता है। इस तरह आप अपने फार्म की आमदनी के बारे में बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जब दूध देने वाला जानवर ख़रीदा जाता है तो फार्म पर लाते ही आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। इस तरह इस जानवर की खुराक पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो ख़र्चा होता है वो कम होता है। इजाफी रकम जो है वो आप दूध से पूरी कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास सरमाया मौजूद हो तो दूध देने वाले जानवर ख़रीदना ज़्यादा मुनासिब होगा, और अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है, इंतज़ार कर सकते हैं, तो फार्म को जोटियों से शुरू करना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो अगला अहम सवाल है वो ये है कि जानवर कहाँ से ख़रीदे जाएँ। जानवर ख़रीदने के लिए मंडियाँ हैं और इंफरादी तौर पर भी जगह जगह जाकर जानवर ख़रीदे जा सकते हैं। हर तरीके के अलग-अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। मिसाल के तौर पर अगर मंडी से जानवर ख़रीदें तो इसका फ़ायदा यह है कि आपको एक ही जगह पर हर किस्म के जानवर मिल जाते हैं और थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा जानवर ख़रीदे जा सकते हैं। अगर हमारे यहाँ मंडियों में जिस तरह जानवर ख़रीदे और बेचे जाते हैं
اس کے لیے آپ کو ایک تجربہ کار व्यापारी کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو منڈی سے لے کر آپ کی مرضی کے مطابق جانور خرید کر دے گا۔ ہر آدمی منڈی سے اچھا جانور تو نہیں خرید سکتا۔ اگر منڈیوں سے خریدے ہوئے جانور کے نقائص کا علم ہو پاتا اور بیچنے والے व्यापारी نقص چھپا کر جانور بیچ دیتے ہیں، لہٰذا فارم پر پہنچ کر ہی جانور کی اصل حقیقت کا علم ہو پاتا ہے، لیکن اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے قیمت ادا کر دی ہوتی ہے، لہٰذا یہ جانور جیسا بھی ہو اس پر اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی ماہر اور دیانتدار व्यापारी کی خدمات حاصل کر لی جائیں تو منڈی سے اچھے جانور بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر جانوروں کو خریدنے کے اپنے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانور کا ایک سے زیادہ مرتبہ دودھ نکال کر اس کی اصل پیداوار کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو جانور کی اچھی اور بری عادت کا علم ہو جاتا ہے، مگر اس میں وقت اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ آپ کو بار بار ایک جگہ جانا پڑ جاتا ہے، اور جب جانور آپ کو پسند آ جاتا ہے تو پھر جانور کے مالک کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے زیادہ قیمت ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک دیانتدار اور ماہر व्यापारी آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ لائف اسٹاک فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو۔ اب ہم بات کریں گے کہ جانوروں کی کم از کم پیداوار کتنی ہو کہ وہ تجارتی پیمانے پر فارمنگ کے لیے قبول کیا جا سکتا ہو۔ تو دوستو، جو جانور آپ کو روزانہ خوراک اور مزدوری وغیرہ کے خرچ نکالنے کے بعد کچھ آمدنی دے سکے وہ قابل قبول ہے، ورنہ معاشی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب خوراک اور مزدوری کا خرچ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں شہروں کے مقابلے میں چارہ اور مزدوری دونوں سستے ہوتے ہیں، لیکن دودھ کی قیمت بھی کم ملتی ہے۔ جبکہ شہروں میں خوراک اور مزدوری مہنگی ہے تو دودھ کی قیمت بھی دیہات سے زیادہ ملتی ہے۔ بہرحال ایک اندازے کے مطابق 10 لیٹر یومیہ سے کم دودھ دینے والے جانور زیادہ عرصہ تک نفع کا باعث نہیں بنتے۔ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسے جانور تو بہت کم ہیں اور لوگ تو کم پیداوار والے جانور پال کر بھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی روزانہ لاگت کم ہوتی ہے، وہ اپنی لیبر کو شامل نہیں کرتے، چارہ وغیرہ اکثر چرائی سے حاصل کر لیتے ہیں یا گھاس وغیرہ کاٹ کر لے آتے ہیں، اس لیے وہ یقیناً اس میں سے منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر تجارتی پیمانے پر فارمنگ کے لیے 10 لیٹر یومیہ سے کم پیداوار والے جانور منافع بخش ثابت نہیں ہوتے۔ تو دوستو، اگر آپ لائف اسٹاک فارمنگ سے منافع کمانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ گاؤں میں فارم بنائیں۔ گاؤں میں فارم بنانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لیبر اور چارہ سستے داموں مل جائے گا، لیکن جو دودھ ہے وہ آپ شہر میں جا کر فروخت کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔